तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है पृथ्वीदेव द्वितीय के मंत्री ब्रह्मदेव ने धुरजटी महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके मंत्री किसके? बहरेंद्र साय के। बहरेंद्र साय के मंत्री माधव ने इसकी सहायता। माखन मिश्र गोपाल मिश्र का बेटा था। किसका बेटा था? गोपाल मिश्र का। और गोपाल मिश्र किसका दरबारी कवि था? तो राज सिंह का। किसका काम करेगी? तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलते आ रहा है वो सैनिक ही कहलाते थे। क्या आपका? मौलबल। क्या कहलाते थे? मौलबल। तो इस बीच में शासक रहता है कौन? रघुजी तृतीय। नागपुर में बैठेगा। नमस्कार, CGGS के MCQ का ये तीसरा वीडियो है। वीडियो आने में थोड़ा सा विलंब हो गया, चूंकि व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा समय लगा। 15 जनवरी तक CGGS के सभी पार्ट का, हर एक पार्ट का MCQ वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीदेव द्वितीय की जानकारी कोनी के शिलालेख से मिलती है। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पृथ्वीदेव द्वितीय की जानकारी कोनी के शिलालेख से मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कोनी शिलालेख में हल से जमीन मापने का उल्लेख मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है पृथ्वीदेव द्वितीय के गृह मंत्री ब्रह्मदेव ने धुरजटी महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है इसके मंत्री ब्रह्मदेव ने खूटा घाट जलाशय का निर्माण करवाया। तो सभी स्टेटमेंट को पढ़ना है। ओके, चलिए तो पहले स्टेटमेंट बोल रहा है पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में बता रहे हैं। तो पृथ्वीदेव द्वितीय आपका कलचुरी शासक था। कौन था? कलचुरी शासक। और पृथ्वीदेव द्वितीय कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में जानकारी एक तो राजिम के शिलालेख से और दूसरा आपका कोनी के शिलालेख से। तो जानकारी किससे? राजिम शिलालेख से और कोनी शिलालेख से। और कोनी के शिलालेख में ही, किसमें? कोनी के शिलालेख में जानकारी मिलती किसके बारे में? पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। और उसी कोनी शिलालेख में हल से जमीन मापने का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? हल से जमीन मापने का उल्लेख। क्लियर है? तो वहां पे बताया गया है एक हल बराबर 5 एकड़। एक हल बराबर 5 एकड़। तो उस समय भूमि मापन का एक पैमाना था। क्या आपका? हल। तो एक हल बराबर कितना होता था? 5 एकड़। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ओके, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है पृथ्वीदेव द्वितीय के मंत्री ब्रह्मदेव ने धुरजटी महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। तो पृथ्वीदेव द्वितीय का मंत्री कौन था? ब्रह्मदेव। पृथ्वीदेव द्वितीय के मंत्री में एक आपका था कौन? वल्लभराज। कौन? वल्लभराज। और दूसरा मंत्री था कौन? आपका ब्रह्मदेव। कौन? ब्रह्मदेव। पृथ्वीदेव द्वितीय से पहले रत्नदेव द्वितीय। तो रत्नदेव द्वितीय के समय में यही वल्लभराज ना उसका सामंत था। फिर उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में उसका ये क्या रहेगा? मंत्री रहेगा। कौन? वल्लभराज। दूसरा मंत्री कौन था आपका? ब्रह्मदेव। कौन? ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव ने उड़ीसा में, कहां पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में नरसिंहनाथ का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? नरसिंहनाथ का मंदिर। साथ ही साथ आपका जिला बलौदा बाजार में आपका कसडोल। क्या? कसडोल। और कसडोल में नारायणपुर। क्या? नारायणपुर। और जिला वाला नारायणपुर नहीं ना। ओके, जिला बलौदा बाजार में कसडोल में नारायणपुर। और इसी नारायणपुर में वो मंदिर बनवाया। किसका? आपका धुरजटी महादेव का मंदिर। किसने? ब्रह्मदेव ने। और यहीं पे डूमर महल बनवाया। क्या बनवाया? डूमर महल। किसने? ब्रह्मदेव ने। क्लियर है? तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा? सही होगा। क्लियर? अगला स्टेटमेंट बोल रहा है इसके मंत्री ब्रह्मदेव ने खूटा घाट जलाशय का निर्माण करवाया।
तो खूटा घाट जलाशय का निर्माण ओके खुदवाया जलाशय कौन, किसके समय, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के समय। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के समय खूटा घाट जलाशय खुदवाने वाला, निर्माण करवाने वाला कौन है, तो वल्लभराज, ना कि कौन, ब्रह्मदेव। क्लियर है। तो यहां पे खूटा घाट जलाशय कौन बनवाया, बोले अभी नहीं ना, उस समय का बता रहा हूं, खुदवाया था। ओके, किसने, वल्लभराज ने। यहां पे क्या दिया हुआ है, ब्रह्मदेव, इसलिए चौथा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3, चौथा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन में 1 सही है, 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है और सभी सही है। तो दिख रहा है कौन सही है, 1, 2 और 3। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। क्या होगा, सी। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, षटकोणाकार तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे। तो ऑप्शन में यहां पे दिख रहा है जगतदेव, प्रतापमल, रत्नदेव तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी शासकों के नाम देख के लगता है कि ये किसके हैं, आपका कलचुरी वंश के। किसके, कलचुरी वंश के। तो षटकोणाकार तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे, जगतदेव ने, प्रतापमल ने, कि रत्नदेव तृतीय ने, या इनमें से कोई नहीं। तो रत्नदेव तृतीय के बाद राजा बनता है कौन, आपका प्रतापमल। कौन, प्रतापमल। तो प्रतापमल जब राजा रहता है तो ये अपने शासन काल के दौरान षटकोणाकार तांबे के सिक्के चलवाता है। कैसे सिक्के, षटकोणाकार, हेक्सागोनल शेप में। किसके, तो तांबे के। और उसी तांबे के सिक्के में ना सिंह और कटार का अंकन था। किसका, सिंह और कटार का। तो षटकोणाकार तांबे के सिक्के जिसमें सिंह और कटार का अंकन, उसको चलवाने वाला कौन, कलचुरी शासक प्रतापमल। और प्रतापमल का शासनकाल ये आपका 1222 में समाप्त हो जाता है ना। कब समाप्त होता है, 1222। और 1222 से लेके इधर आपका 1480 तक ये आपका कलचुरियों का क्या कहलाता है, अंधकार युग। क्या कहलाता है, अंधकार युग। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, प्रतापमल। क्या होगा, प्रतापमल, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं, बहरेंद्र साय ने महामाया मंदिर के सभागृह के मंडप का जीर्णोद्धार करवाया था। बहरेंद्र साय, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रतापमल का शासनकाल 1222 में समाप्त होता है। फिर 1222 से 1480 तक के कलचुरियों का अंधकार युग, डार्क एज कहलाता है। 1480 से इंफॉर्मेशन मिलता है ना, तो उसमें शासक के बारे में जानकारी मिलता है। किसका, तो बहरेंद्र साय का। अब महामाया मंदिर आपका जिला बिलासपुर, रतनपुर में महामाया मंदिर बनवाने वाला कौन, आपका तो रत्नदेव प्रथम 1000 ईस्वी में। अब बहरेंद्र साय ने उसी महामाया मंदिर में ना उसका जो सभागृह का मंडप है उसका क्या करवाया, वो जीर्णोद्धार। क्या करवाया, जीर्णोद्धार। कौन, बहरेंद्र साय। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। ओके। अब वहीं रतनपुर में, कहां पे, रतनपुर में बहरैया तालाब बनवाया। कौन बनवाया, बहरेंद्र साय ने। तो बहरेंद्र साय ने बहरैया तालाब बनवाया। तो बहरैया तालाब कहां है आपका, रतनपुर में। कहां पे है, रतनपुर में। ओके, याद रहेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, सही है। अगला कथन, बहरेंद्र साय के समय छत्तीसगढ़ में दूसरा मुस्लिम या पठान आक्रमण हुआ। तो बहरेंद्र साय रतनपुर में बैठा है। कहां बैठा है, रतनपुर में। अब जब बहरेंद्र साय राजा है उसी समय ना, किसके समय, बहरेंद्र साय के समय। बहरेंद्र साय के समय में पहला, न कि दूसरा, पहला मुस्लिम या पठान आक्रमण होता है, दूसरा नहीं, क्या, पहला। ओके, किसके समय, बहरेंद्र साय के समय। अब जिस समय ये आक्रमण होने वाला रहता है, अब पता चल जाता था, तो आक्रमण होने वाला इस समय ना कलचुरियों का जो कोषागार था वो आपका जिला कोरबा जिला में छुरी कोस गई। क्या, छुरी कोस गई, कोरबा जिला में छुरी कोस गई, वहां आपका कोसंगा। तो उस समय कलचुरियों का जो कोषागार था वो कोसंगा में था। कहां था, कोसंगा के किले में। अब आक्रमण हो रहा है, लूटपाट वहीं मचेगा ना।
तो बहारेंद्र शाह क्या करता है, अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर देता है कहां पे, छुरी कोसगई में। तो कलचुरियों की तीसरी राजधानी रही कौन, आपका छुरी कोसगई। अब ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद वहां किला ना, उसकी रक्षा के लिए, किले की रक्षा के लिए घाटम्मा देव को, किसको, घाटम्मा देव को, घाटम्मा देव को वहां का क्या बनवाया, अधिपति, रक्षा करने के लिए। और जब युद्ध हुआ ना, तो युद्ध में इसके मंत्री किसके, बहारेंद्र शाह के, बहारेंद्र शाह के मंत्री माधव ने इसकी सहायता की थी। क्लियर है, किसने, माधव ने। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है बहारेंद्र शाह के समय छत्तीसगढ़ में दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ, दूसरा नहीं हुआ, कौन सा हुआ आपका, पहला। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगला बोल रहे इस युद्ध में इसके मंत्री माधव ने सहायता की, तो बिल्कुल की थी ना, किसकी, बहारेंद्र शाह की। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। अगला बोल रहे हैं कि गोपाल देव को कोसंगा का अधिपति बताया, तो अब बीच बताया हूं ना, गोपाल देव नहीं, किसको, घाटम्मा देव को, किसको, घाटम्मा देव, किसको बनवाया, घाटम्मा देव को। क्लियर है। तो पांचवा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सही कौन है, 1, 2 और 5, कौन, 1, 2, 5। तो यहां पे 1, 3, 5, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 1, 3, 4 और 5। तो 1, 2, 4, सॉरी क्या, 1, 2, 4, तो 1 और 2, 4, 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, 3 और 5 क्या है, गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा, 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, ठीक, सत्य सही है बोल रहे हैं ना। तो राज सिंह के मृत्यु के समय में मोहन सिंह शिकार पर गया था। राज सिंह और मोहन सिंह नाम से स्पष्ट है। कलचुरी शासक था कौन, राज सिंह, कौन, राज सिंह। कलचुरी शासक राज सिंह था, उसका बेटा था कौन, आपका विश्वनाथ सिंह। कौन था, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह को पता चलता है कि मेरा पापा, राज सिंह ना, मेरा पापा नियोग प्रथा के तहत पैदा हुआ है। ओके, अब नियोग प्रथा के तहत पैदा हुआ है मेरा पापा, ऐसा कह के वो आत्महत्या कर लेता। दुखी में कौन, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह के मरने के बाद चूंकि उत्तराधिकार वही था, उत्तराधिकारी वही था, अब आगे गद्दी कौन संभाले, ऐसा सोच के अब कलचुरियों का एक रतनपुर और एक आपका कौन, रायपुर वाला। तो राज सिंह मेरे बाद गद्दी में कौन बैठेगा, ऐसे कह के रायपुर शाखा के मोहन सिंह को ना, थे एक ही परिवार के ना, रायपुर शाखा के मोहन सिंह को उठा के ले जाता है, वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है कौन, राज सिंह। अब राज सिंह की जब मृत्यु होती है तो खटिया में लेटा है, और जिस समय इसकी मृत्यु होगी किसकी, राज सिंह की, मोहन सिंह शिकार पे गया था ना। अब उस समय से राजा महाराजाओं का शौक हुआ करता था, शिकार के लिए जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि गए मार के आ गए तुरंत, महीना महीना भर लग जाता था। तो जिस समय राज सिंह की मृत्यु हुई उस समय मोहन सिंह कहां पे गया हुआ था, हंटिंग के लिए गया था, शिकार पे लिए गया था। तो पहला स्टेटमेंट ये क्या है आपका, ए सही है। रघुनाथ सिंह 65 वर्ष की आयु में शासक बना। अब राज सिंह जब मरा ना, तो राज सिंह का चाचा था, राज सिंह का चाचा कौन था, सरदार सिंह। अब मोहन सिंह तो है नहीं कि मुकुट को दे दे उसको, तो मोहन सिंह के एब्सेंस में ना राज सिंह अपने चाचा सरदार सिंह को क्या करता है, गद्दी सौंप देता, चाचा आप संभालो ऐसे कह के। अब राज सिंह बाद राजा कौन बनेगा, उसका चाचा सरदार सिंह। मोहन सिंह आया, देख रहा ऐसा हो गया, बोला ठीक है, उसके बाद तो मैं ही बनूंगा। अब जब सरदार सिंह की मृत्यु होती है तो उसका भाई रहता है कौन, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह को गद्दी सौंप देता है, मुकुट धरा देता है किसको, रघुनाथ सिंह को। कौन, तो सरदार सिंह। और मोहन सिंह देख रहे हैं, मेरे बुला लिए कहां, रायपुर से, भाई भाई क्या खेल रहे, गद्दी गद्दी खेल रहे। टेंशन में आ जाता है कौन, मोहन सिंह। तो जिस समय रघुनाथ सिंह को गद्दी मिली, गद्दी सौंपा किसने, मरते वक्त सरदार सिंह ने। उस समय इसकी आयु 65 नहीं 60 वर्ष की थी। कितने वर्ष की, 60 वर्ष की। तो 60 वर्ष की आयु में रघुनाथ सिंह क्या हुआ, गद्दी में बैठा। तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है। रघुजी प्रथम को अलीवर्दी खान ने उड़ीसा पर आक्रमण करने कहा था। तो अभी बताया रघुनाथ सिंह 60 वर्ष की आयु में क्या हुआ, गद्दी में बैठा। मोहन सिंह चूंकि उसको उठा के लेके आए थे, राजा बनानेंगे ऐसे कह के, देख रहे हैं सब गद्दी मिल नहीं रहा है, न इधर का रहा ना उधर का। तो जिस समय रघुनाथ सिंह गद्दी में बैठेगा रतनपुर के, और मोहन सिंह भी वहीं रहेगा,
1741 की घटना है। कब की? 1741। 1741 में ना बंगाल का नवाब रहता है कौन? आपका अलीवर्दी खां। कौन रहता है? अलीवर्दी खां। और ठीक उसी समय नागपुर में, कहां पे? नागपुर में, नागपुर में बैठे रहता है कौन? आपका रघुजी प्रथम। कौन बैठे रहता है? रघुजी प्रथम। और अलीवर्दी खां का सेनापति रहता है मीर हबीब। कौन रहता है? मीर हबीब। अलीवर्दी खां का सेनापति कौन रहता है? मीर हबीब। तो हो सकता है नहीं जमता रहा होगा अलीवर्दी खां से, या कुछ ये भी अपना गद्दी, जो भी कारण रहा होगा, मीर हबीब ना रघुजी प्रथम को कहता है आक्रमण कर। कहां पे? तो बंगाल पे। कहां पे? बंगाल पे। अब इधर आपका क्या? नागपुर, नागपुर से सीधा आपका क्या पड़ेगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, और उड़ीसा से इधर जाओगे तो क्या पड़ेगा आपका? बंगाल। क्या पड़ेगा? बंगाल। तो नागपुर से आक्रमण करने कहता है बंगाल पे। कौन कहता है? तो मीर हबीब। किसको? रघुजी प्रथम को। और रघुजी प्रथम का सेनापति रहता है कौन? आपका भास्कर पंत। कौन? भास्कर पंत। तो भास्कर पंत को भेजता है ना कौन? रघुजी प्रथम। इधर मीर हबीब ना की अलीवर्दी खां। तो तीसरा स्टेटमेंट बोल रहे रघुजी प्रथम को अलीवर्दी खां ने उड़ीसा पर आक्रमण करने कहा। उड़ीसा पे नहीं, सॉरी, अलीवर्दी उड़ीसा से होके जाएगा, उड़ीसा पे आक्रमण करेगा, फिर कहां आक्रमण करेगा? बंगाल पे। तो अलीवर्दी खां ने नहीं कहा था, किसने कहा था? मीर हबीब ने। तो यह स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका? गलत होगा। क्लियर है? भास्कर पंत ने 1.5 लाख रुपए हरजाना कलचुरी शासकों से लिया, हर साल देना बोले। तो जब 1741 में भास्कर पंत नागपुर से आक्रमण करेगा, कहां पे? उड़ीसा और आपका बंगाल पे। तो बीच में कौन है? छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से होके गुजरेगा। और रतनपुर में कौन बैठा है? रघुनाथ सिंह। कौन बैठा है? रघुनाथ सिंह। और साथ में कौन है? मोहन सिंह। मोहन सिंह टेंशन में था ना। अब मोहन सिंह कह रहा है, सोच रहा है, उसको पता चलता है कि मराठा सेनापति भास्कर पंत आक्रमण करने जा रहे हैं। कहां? उड़ीसा। कहां से होके जाएगा? छत्तीसगढ़ से। इनवाइट करता है कि आक्रमण कर दे। कहां पे? रतनपुर में। किसके ऊपर? रघुनाथ सिंह के ऊपर। अब रघुनाथ सिंह चूंकि क्या हो चुका है? वृद्ध हो चुका है। जब भास्कर पंत आक्रमण करता है तो उसकी सेना देख के सरेंडर कर देता है कौन? रघुनाथ सिंह। सफेद झंडी दिखा देता है ना। तो सरेंडर किया मतलब कलचुरी किसके अधीन हो गए? मराठों के। अब रतनपुर में किया तो किया, ये बोल देता वहां भी चल दे। तो दूसरी शाखा रायपुर का ना, वहां पर भी आक्रमण करेगा। और 1741 में रायपुर और रतनपुर दोनों को मराठों के अधीन कर देता है कौन? भास्कर पंत। और हर जाने के रूप में ना 1 लाख रुपया, कितना? 1 लाख रुपया लेता है। किससे? कलचुरी शासकों से। ना कि कितना? 1.5 लाख। क्लियर है? और जब जाता है तो अपना प्रतिनिधि छोड़ के जाता है। कहां पे? रतनपुर में। और उस प्रतिनिधि का नाम था क्या आपका? कल्याणगिरी गोसाई। क्या नाम था? कल्याणगिरी गोसाई। क्लियर है? तो चौथा स्टेटमेंट भी क्या होगा? गलत होगा। 1.5 लाख नहीं, कितना लिया था? 1 लाख। कितना? 1 लाख। क्लियर है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो दिख रहा है कौन सा आपका? ए। कौन सा? ए। क्लियर है? चलो अगला स्टेटमेंट, सॉरी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास किस शासक का महल था? तो रायपुर रामचंद्र देव, केशव देव, भुवनेश्वर देव। तो रायपुर के कलचुरी शासक कौन? रायपुर के कलचुरी शासक, रायपुर का कलचुरी शासक था कौन? केशव देव। केशव देव को रायपुर के कलचुरी शासकों का, यानी कि रायपुर के कलचुरियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? केशव देव को। ओके, अब ये रायपुर का वास्तविक संस्थापक रायपुर के कलचुरियों का, इसी ने रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास क्या बनवाया था? महल बनवाया था। क्लियर? महल था इसका। अब इसके बाद इसका बेटा भुवनेश्वर देव शासक बनेगा। तो भुवनेश्वर देव जहां पे केशव देव का क्या था? महल था। महल बूढ़ा तालाब के पास में, वहीं पर क्या बनवाया? वो किला बनवाया। तो किले को बनवाने वाला ना कौन? भुवनेश्वर देव। और वो महल किसका था? तो केशव देव का। तो रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास किस शासक का महल था? तो आंसर क्या होगा आपका? केशव देव। और वहां किला बनवाने वाला कौन आपका? तो भुवनेश्वर देव, उसका बेटा। क्लियर है? चल अगला क्वेश्चन, रायपुर के कलचुरी शासक, रायपुर का जो कलचुरी शासक अमर सिंह था, एक कवि था। तो कलचुरी शासक कौन? ऐसा कौन सा कलचुरी शासक था
जो कवि था, कवि कौन था? कवि। तो आंसर क्या आएगा? अमर सिंह। तो अमर सिंह क्या था? एक कवि था। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है पिंगलाचार्य मिश्र इसका दरबारी कवि था। हर राजा क्या होता था? दरबारी कवि होता था। पिंगलाचार्य मिश्र इसका दरबारी कवि था, बिल्कुल था। पिंगलाचार्य, दूसरा स्टेटमेंट भी सही ना। पिंगलाचार्य मिश्र को ही माखन मिश्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? माखन मिश्र। और माखन मिश्र की ही रचना, या माखन मिश्र या पिंगलाचार्य मिश्र की रचना आपका छंद विलास। क्या? छंद विलास। और किसका बेटा था ये? पिंगलाचार्य मिश्र या माखन मिश्र गोपाल मिश्र का बेटा था। किसका बेटा था? गोपाल मिश्र का। और गोपाल मिश्र किसका दरबारी कवि था? तो राज सिंह का। किसका? राज सिंह का। राज सिंह का दरबारी कवि गोपाल मिश्र, जिसकी रचना क्या? खूब तमाशा। गोपाल मिश्र का बेटा कौन? आपका माखन मिश्र या पिंगलाचार्य मिश्र, और इसकी रचना क्या? आपका छंद विलास। क्या? छंद विलास। तो यह किसका दरबारी कवि था? तो अमर सिंह का। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। क्लियर। उसके बाद बोल रहे 1754 में मराठों ने किसे गद्दी से हटाया? सॉरी, एक किसे नहीं है, इसे होगा। इसे मतलब किसको? अमर सिंह को। क्लियर। तो 1754 में, अब चूंकि देखो 1741 में रतनपुर के मराठा और रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी किसके अधीन हो गए? मराठों के। ओके, अब 1753 में ना, कब? 1753 में नागपुर के जो भोसला मराठा थे वो अमर सिंह को ना, रायपुर कलचुरी शासक कौन? अमर सिंह। 1753 में उसको क्या करते? गद्दी से हटा देते हैं। तो 1754 में नहीं हटाए, कब हटाए? 1753 में। तो रायपुर के कलचुरियों की कहानी का अंत कब होता है? 1753 में। उस समय शासक कौन था? अमर सिंह। तो मराठों के अधीन रायपुर का अंतिम कलचुरी शासक कौन है? अमर सिंह। कौन? अमर सिंह। क्लियर है, याद रहेगा। और यदि बोलेगा कि मराठों के दिन अंतिम कलचुरी शासक, तो मोहन सिंह आएगा। जब तक रायपुर नहीं लगाएगा तब तक नहीं लोग किसको? अमर सिंह को। क्लियर है। ओके, चलो। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। 54 नहीं, 53 में हटाए। अब हटाए ना, अब चूंकि राजा है तो ऐसे कचरा में फेंक देंगे क्या? नहीं। तो राजा है ऐसे कह के उसको ना मराठा क्या करते? भत्ता देते हैं, गढ़ देते हैं, गढ़ की वहां जिए खाए, ऐसे कह के। तो गढ़ प्रदान किए, भत्ता दिए ना किसको? तो अमर सिंह को। और उसके बेटे और उसके आने वाली पीढ़ी भी भत्ता या गढ़ देने की प्रथा चलाएंगे कौन? मराठा। तो किसको? अमर सिंह को। अमर सिंह को रायपुर, राजिम और पाटन, रायपुर, राजिम और पाटन, ये 3 गढ़ दिए किसको? अमर सिंह को। कौन दिए? मराठों को। बोले जा अपना जीवन यापन कर। और ये 3 ठो गढ़ दिए, रायपुर, राजिम और पाटन। और हर साल ना 7,000 रुपया अमर सिंह को देना था। किसको? मराठों को। ये 3 गढ़ से कितना देना था उसको? 7,000 रुपया। किसको? अमर सिंह को। किनको देना था? तो मराठों को। क्लियर है। तो अब उसका बेटा था कौन? शिवराज सिंह। कौन? शिवराज सिंह। तो शिवराज सिंह को महासमुंद, और महासमुंद के पास में आपका बड़गांव। क्या? बड़गांव। तो महासमुंद बड़गांव का क्षेत्र दिया किसको? शिवराज सिंह को। कौन दिए? तो मराठा। लेकिन वो टैक्स फ्री था। क्या था? कर मुक्त था। क्लियर है। और मराठों की कलचुरी शासकों को गढ़ या भत्ता देने की व्यवस्था ये आपका 1822 तक विद्यमान थी ना। कब तक चली? 1822 तक। क्लियर है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। क्लियर है कि उसके पुत्र शिवराज सिंह कहां महासमुंद और बड़गांव का क्षेत्र दिए, जो क्या था? आपका टैक्स फ्री था। क्लियर है। लेकिन अमर सिंह को जो दिए थे वो क्या था? आपका 7,000 रुपए टकोली देना था। किसको? मराठों को। क्लियर है। तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4 सही है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 4 सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्लियर है। ओके, चलो नेक्स्ट। कलचुरी प्रशासन में सचिवालय विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो ऐसा नहीं है कि जो मेंस का पोर्शन है उसको प्री में ना दे। समझ में आ रहा है? वहां से भी प्रश्न उठेंगे ना। तो ऐसा नहीं कि प्रशासन केवल मेंस में ही पूछेगा लिखने के लिए, ऑब्जेक्टिव में भी वो आपका दे सकता है। पेपर उठा के देख लो। तो प्रशासन को इसे छोड़ देना ये गलत है ना, पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो कलचुरी प्रशासन विभाग अधिकारी कौन सा विभाग क्या कहलाता था?
किस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, वो कौन सा अधिकारी किस विभाग से संबंधित था, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो सचिवालय विभाग बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सचिवालय विभाग। सचिवालय विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो सचिवालय विभाग का प्रमुख अधिकारी महाअध्यक्ष, महाबल अधिकारी, महाप्रतिहार या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता था? महाअध्यक्ष। क्या कहलाता था? महाअध्यक्ष। सचिवालय विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? महाअध्यक्ष। तो आंसर क्या होगा? महाअध्यक्ष। महाबल अधिकारी किसको कहते थे? तो प्रमुख जो सेनापति, अलग ना, प्रमुख सेनापति। महाबल अधिकारी क्या कहलाता था? प्रमुख सेनापति। ओके। महाप्रतिहार राजा का अंगरक्षक मंत्री, बॉडीगार्ड ना, राजा का अंगरक्षक मंत्री क्या कहलाता था? महाप्रतिहार। तो आंसर इसका क्या है आपका? महाअध्यक्ष। क्लियर है? चलिए अगला नेक्स्ट। सुमेलित कीजिए, सही जोड़ी मिलाओ कह रहे हैं ना। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ दिख रहा है मौल बल, भृतक बल, मित्र बल, अमित्र बल। तो ये सेना बल के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? सेना बल। कलचुरियों के समय सेना बल का उल्लेख मिलता है ना। हाथियों की सेना थी, घोड़ों की सेना थी, पैदल सैनिक थे, ओके, रथ वाले सैनिक थे। तो ऐसा करके कुल 6 प्रकार के बलों का, सेना बल का उल्लेख मिलता है, ओके, शास्त्रों में भी है। तो कौन कौन से बल को क्या क्या बोलते थे उसी को दिया हुआ है। तो पहला दिख रहा है मौल बल। क्या दिख रहा है? मौल बल। भृतक बल, मित्र बल और अमित्र बल। तो जैसे कडप्पा बाहुबली में ना, वैसे ही उस समय सैनिक हुआ करते थे। तो उनकी आने सैनिक है तो उसका बेटा भी क्या बनेगा? सैनिक बनेगा। उसका बेटा भी सैनिक, 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 ओके। तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसा ना कि जो व्यक्ति सेना में काम कर रहे हैं उसकी आने वाली पूरी पीढ़ी ना उसी राजा के साथ में क्या करेगी? सेना में सैनिक का काम करेगी। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलते आ रहा है वो सैनिक ही कहलाते थे क्या? आपका मौल बल। क्या कहलाते थे? मौल बल। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे परंपरागत सैनिक का ही कार्य करते थे उनको बोला जाता था क्या? मौल बल। तो परंपरागत सैनिक क्या कहलाते थे? मौल बल। ओके। तो इसका क्या होगा? ए का ए। क्लियर? भृतक बल, भृत है ना। तो ऐसे सैनिक जिनको मासिक वेतन में रखा जाता था, पैसा ना, हर महीना सैलरी ले और काम कर। तो मासिक वेतन भोगी सैनिक क्या कहलाते थे? भृतक बल। क्या कहलाते थे? भृतक बल। तो इसका क्या होगा? कौन से नंबर का? सॉरी, इसका चौथा होगा। क्या होगा? चौथा। मासिक वेतन वाले सैनिक भृतक बल, तो 3 नंबर का। मित्र बल। क्या? मित्र बल। तो मित्र, ठीक है, पड़ोसियों से अच्छा खासा दोस्ती होता है ना। कभी कभी दुश्मनी भी होता है, तो ज्यादातर दोस्ती रहते पड़ोसी से। तो एक राज्य, उसका पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी, मान लो कहीं युद्ध हो रहा है तो अपने दोस्ती यारी में चल भाई तू भी चल, ऐसे कह के। तो एक राज्य का सैनिक और दूसरे राज्य से, मान लो पड़ोसी राज्य है तो एक युद्ध करने जा रहा तो उसकी सेना जा भाई तू भी ले ले सपोर्ट के लिए। तो पड़ोसी राज्य की जो सेना होती थी उसी क्या बोलते थे? मित्र बल। क्या बोलते थे? मित्र बल। तो मित्र बल क्या? पड़ोसी राज्यों की सेना क्या कहते थे? मित्र बल। तो ये क्या होगा आपका? 2। क्या होगा? 2। अमित्र बल। क्या बोल रहा है? अमित्र बल। तो मान लो कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद उस राज्य को जीत गया, तो उस राज्य, वो राज्य किसके राज्य का दिन हो गया? जीतने वाले के। तो जीतने वाला कभी मान लो उसकी सेना क्या कर रहे हैं, जब जा रहे कहीं पर लड़ने के लिए तो उसको बुलाया मेरे सेना में सहायता कर। तो जीते हुए राज्यों की सेना को ही क्या बोला जाता था? अमित्र बल। क्या बोला जाता था? अमित्र बल। ओके। तो जीते हुए राज्यों की सेना क्या कहलाती थी? अमित्र बल। तो 1 नंबर ये। तो ए बी सी डी 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1, 3 4 2 1, 2 3 1 4, 4 1 2 3। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। आंसर क्या होगा इसका? ए। क्या होगा? ए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है कि कलचुरियों के समय दक्षिण कौशल से, कलचुरियों के समय दक्षिण कौशल से उत्कल तक, उत्कल मतलब उड़ीसा, दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ ना, उत्कल तक व्यापार
सोंढूर नदी के मार्ग से होता था, सोंढूर पैरी है ना, सोंढूर नदी के मार्ग से होता था। तो कलचुरियों के समय ये आपका क्या दक्षिण कोसल, ठीक है, ये छत्तीसगढ़, और इधर क्या आपका उड़ीसा, क्या उड़ीसा, ये दक्षिण कोसल और ये आपका उड़ीसा। तो बीच में आपका पैरी नदी, कौन सी नदी, पैरी नदी, और पैरी नदी में उसी मार्ग से व्यापार होता था, ना कि किससे, सोंढूर से। किससे होता था, पैरी से। पैरी नदी के मार्ग से व्यापार होता था सिरकट्टी, सिरकट्टी और आपका कहां से, पांडुका से। कहां से, पांडुका। सिरकट्टी और पांडुका से पैरी नदी के मार्ग से ही क्या होता था, व्यापार होता था। कहां से, तो दक्षिण कोसल से उत्कल तक। किसके समय, तो कलचुरियों के समय। तो पहला स्टेटमेंट सोंढूर नहीं क्या होगा आपका, पैरी, तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। क्लियर। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, कलचुरियों के समय मंडी ना, मंडी, मंडी में दुकानों के लिए, ये विथि नहीं, ये पिथि है, सॉरी, हाँ, विथि शब्द का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था, विथि शब्द का। तो मंडी में जो दुकान हुआ करते थे उसके लिए किस शब्दों का प्रयोग होता था, विथि। और जो छोटे दुकान हुआ करते थे मंडी में, क्या हुआ करते थे, छोटे दुकान, छोटे दुकानों के लिए आवार शब्द का प्रयोग होता था। किसका, आवार शब्द का। क्लियर। तो मंडी में दुकानों के लिए जो बड़े बड़े मुख्य दुकान हुआ करते थे उनके लिए विथि, और जो छोटे दुकान हुआ करते थे उनके लिए आवार शब्द का प्रयोग होता था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका, सही हो। क्लियर है। अगला स्टेटमेंट, कलचुरियों के समय गढ़ व्यवस्था विद्यमान थी, सबको पता है। गढ़ का नाम, जैसे कि आपका खल्लारीगढ़ है ना, रतनपुरगढ़, ठीक, रायपुर, सिरपुर। तो गढ़ का नाम सबसे प्रमुख गांव के नाम पर रखा जाता था, और उसी गांव पे कौन निवास करता था, गढ़पति। क्लियर है। तो ये बिल्कुल सही है। गढ़ व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख गांव था उसी गांव के नाम पर गढ़ का नाम रखा जाता था, और जो गढ़ का प्रमुख होता था उसको उसी प्रमुख गांव में रखा जाता था, निवास करता था। और गढ़ के प्रमुख को क्या कहते थे, तो गढ़पति। गढ़ के प्रमुख को क्या कहते थे, गढ़पति। और यदि गढ़पति ना क्षत्रिय होता, क्या होता, क्षत्रिय, तो गणपति यदि क्षत्रिय होता तो उसको ठाकुर कहते थे। क्या कहते थे, ठाकुर। और यदि गणपति ब्राह्मण होता था, क्या होता था, ब्राह्मण। यदि गणपति ब्राह्मण होता तो उसको दीवान कहते थे। क्या कहते थे, दीवान। क्लियर है, याद रहेगा। तो गणपति वो सबसे प्रमुख गांव जिसके नाम पर गढ़ का नाम रखा जाता तो वहीं निवास करता था। गढ़ का प्रमुख क्या कहलाता था, गणपति। और गणपति केवल या तो ब्राह्मण होता या तो क्षत्रिय, ना कि शूद्र ना वैश्य। क्लियर है। तो गणपति केवल कौन से वर्ण के होते हैं, तो ब्राह्मण या क्षत्रिय। यदि गणपति ब्राह्मण है तो क्या कहलाता था, दीवान। और यदि गणपति क्षत्रिय होता था तो क्या कहलाता था, ठाकुर। ओके, क्लियर है, याद रहेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ओके, अगला स्टेटमेंट, रघुनाथ सिंह के समय पंडरिया व छुरी के जमींदारों ने कर देना पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। चूंकि एक तो बेचारा 1741 से क्या हो चुका था, अधीन हो चुका था ना, 60 साल में बैठा राजा बने हैं। रघुनाथ सिंह चूंकि वृद्ध हो चुका था और उसकी वृद्धावस्था का फायदा उठाकर जो कुछ गढ़ के जमींदार थे वो पैसा देना बंद कर दिए थे। ओके, तो कहां कहां के जमींदार पैसा देना बंद कर दिए थे, तो एक तो आपका पंडरिया और एक आपका कहां का, छुरी के जमींदार। तो चौथा स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका, सही होगा। क्लियर है, ठीक, कहां कहां के, पंडरिया और छुरी के जमींदारों ने। क्लियर। चलो, तो कलचुरियों के समय ये पहला स्टेटमेंट गलत है ना, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सोंढूर नहीं, क्या आएगा, पैरी। तो 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या होगा, 2 और 3 और 4 सही है, मतलब ए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके सामंत ने बंगाल के गौड़ प्रदेश को जीता? रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, इनमें से कोई ने। तो कलचुरियों के बारे में बोल रहे हैं। तो शुरुआत में ही मैं बताया कि पृथ्वीदेव द्वितीय का मंत्री था कौन, वल्लभ राज, जो खूंटाघाट जलाशय का निर्माण करवाएगा।
उससे पहले वो रत्नदेव द्वितीय क्या था? सामंत था। कौन? वल्लभराज। तो रत्नदेव द्वितीय का सामंत था ना कौन? वल्लभराज। ये वैश्य था, वैश्य, वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्या था? ये वैश्य। इसी ने बंगाल के गौड़ प्रदेश को जीता था। ओके। और जिला जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में आपका अकलतरा, अकलतरा में कोटगढ़, अकलतरा में कोटगढ़। कोटगढ़ को ही पहले विकर्णपुर या विकर्षपुर के नाम से जाना जाता था। उसी विकर्णपुर या विकर्षपुर में महल बनवाया कौन? वल्लभ राज। और सूर्यदेव का पुत्र रेवंत का मंदिर बनवाया था कौन? वल्लभ राज। कहां पे? तो विकर्षपुर या विकर्णपुर पे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? रत्नदेव द्वितीय के सामंत वल्लभ राज ने बंगाल के गौड़ प्रदेश को जीता था। तो आंसर ए। क्लियर है? चलिए ओके, पानी पी लेता हूं मैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं पुनः मराठा शासन के दौरान, ठीक है, पुनः मराठा शासन 1930 से 1830 से 1854, शासक कौन? रघुजी तृतीय। पुनः मराठा शासन के दौरान नियुक्त जिलेदारों का क्रम उनके शासन काल के अनुसार कौन सा क्रम सही है बताना है। तो पुनः मराठा शासन ये 1830 से 1854 चला, है ना। 6 जून 1830 से लेके 11 दिसंबर 1853 तक ना, और 54 में नागपुर की संधि होगी, विलय हो जाएगा। ओके, ब्रिटिश साम्राज्य में किसका? नागपुर का। तो इस बीच में शासक रहता है कौन? रघुजी तृतीय। नागपुर में बैठेगा और छत्तीसगढ़ को जिला बनाएगा और जिलेदार नियुक्त करके भेजे कहां? छत्तीसगढ़। तो जिलेदारों का क्रम ना 8 जिलेदार हुए। कितने? 8। एक कृष्णराव अप्पा, अमृत राव, सदरुद्दीन। कौन? सदरुद्दीन। दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, सखाराम बापू, गोविंद राव, गोपाल राव। कौन? गोपाल राव। तो अंतिम जिलेदार कौन? गोपाल राव। प्रथम जिलेदार कौन? कृष्णराव अप्पा। क्रम को देखो ना, तो यहां पे कृष्णराव, अमृतराव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंटुकराव, सखाराम, गोविंदराव, गोपाल राव। तो ऑप्शन यहां पे दिख रहा है कृष्णराव, अमृतराव, सदरुद्दीन और दुर्गा प्रसाद। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। क्या होगा? डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है? ओके, राजस्व संबंधी कार्य करने वाला अमीन कहलाता था। ठीक है, अमीन। तो मराठा प्रशासन ना, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? पदाधिकारियों का नाम, विभाग का नाम, टैक्स उस समय क्या क्या कहलाते थे। तो राजस्व संबंधी कार्य, मराठों के समय में राजस्व से संबंधित कार्य करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अमीन कहलाता था। क्या कहलाता था? अमीन। तो ये आपका सही होगा। क्लियर? बरार पांडे का सहयोगी पोतदार कहलाता था। क्या कहलाता था? पोतदार। तो ये भी सही है। बरार पांडे का सहयोगी क्या कहलाता था? पोतदार। और बरार पांडे किसको कहते थे? तो बरार पांडे कहते थे परगने में जो लगान या कर का निर्धारण करता था उसको क्या कहते थे? बरार पांडे। क्लियर है? तो परगने में लगान का निर्धारण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बरार पांडे।
और बरार पांडे का सहयोगी क्या कहलाता था? पोतदार। क्लियर है। तालुके का प्रमुख पटेल कहलाता था, तो तालुके के प्रमुख को क्या कहते थे? पटेल। क्या कहते थे? पटेल। परगने की स्थिति से कमाविजदार को अवगत कराने वाला क्या कहलाता था? पंड्या। तो परगने का प्रमुख क्या कहलाता था? कमाविजदार। परगने का प्रमुख क्या कहलाता था? कमाविजदार। और कमाविजदार यानी कि जो परगने का प्रमुख होता था उसको परगने की स्थिति से अवगत कराने का काम पंड्या नहीं बल्कि बड़कर करता था। कौन करता था? बड़कर। कौन करता था? बड़कर। क्लियर है। तो परगने की स्थिति से परगने के प्रमुख कमाविजदार को अवगत कराने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बटकर, न कि पंड्या। पंड्या किसको कहते थे? तो अमीन के सहयोगी को। किसको? अमीन के सहयोगी को क्या कहते थे? पंड्या। तो चौथा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? अगस्त 1856 कसडोल के व्यापारी माखन सिंह के अन्न भंडार को वीर नारायण सिंह ने लूटा। तो ये हम पहुंच गए किसमें? 1857 की क्रांति में। तो छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के तहत सोना खान का विद्रोह, क्या सोना खान का विद्रोह? बलौदा बाजार। और सोना खान के विद्रोह को करने वाले कौन? आपका वीर नारायण सिंह। कौन? वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार बने न कब? आपका 1830 में। कब बने? 1830। और अगस्त 1856 को छत्तीसगढ़ में क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। कब? अगस्त 1856 को। अब सोना खान के जमींदार थे वीर नारायण सिंह। अकाल पड़ा है ना, अकाल पड़ा तो अपने पास, उनके पास जितना भी जो अनाज था वो बांट दिए किसको? लोगों को। फिर भी अनाज पूर नहीं पाया ना, तो वो कसडोल का व्यापारी कौन था? माखन सिंह। कौन था? माखन सिंह। उसके पास गए, बोले अनाज नहीं है, ऐसा ऐसा है, व्यथा बताया। बोले क्या करो? माटो। नहीं दूंगा। बोला कौन? माखन सिंह। तो वीर नारायण सिंह रात को ना उसी दिन क्या किए? वो माखन सिंह का जो भी आपका अन्न भंडार था उसको लूट दिया, और लूट के अनाज को ना बांट दिया किसमें? लोगों में। बांटने के बाद फरार हो गए ना, कहां चल दिए? संबलपुर। संबलपुर में उनके मित्र रहते थे। कौन? आपका सुरेंद्र साय, वहां जाकर रहे। अब अधिकारी, ठीक है, 56 का टाइम चल रहा है। चार्ल्स इलियट पहला डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है। पुलिस कप्तान तक कैप्टन स्मिथ, उसको बुला बोलेगा। यह क्या करता है? शिकायत करता है कि ऐसा ऐसा हो गया, वीर नारायण सिंह ने कांड कर डाला है। वारंट जारी होता है किसके खिलाफ? वीर नारायण सिंह के खिलाफ। वारंट जारी हुआ तो पहले स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। फिर 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह गिरफ्तार होते हैं। किसके यहां से? तो सुरेंद्र साय के यहां से। कहां पे? संबलपुर में। तो वीर नारायण सिंह गिरफ्तार हुए कब हुए? 24 अक्टूबर 1856 को। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? 27 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह सिपाही के मदद से रायपुर जेल से फरार हुए। तो 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को संबलपुर से सुरेंद्र साय के यहां से गिरफ्तार करके कहां बंद कर दिया गया? रायपुर के जेल से। अब 1857 क्रांति चल रहा, पूरा उत्तर भारत में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं ना, लड़ाई चल रहा है। पता चलता है वीर नारायण सिंह को क्रांति हो रही है, तो 27 अगस्त 1857 को सिपाही के मदद से फरार हो जाते हैं। कौन? आपका वीर नारायण सिंह। फरार हुए, फरार होकर सोना खान पहुंचे ना। कहां पहुंचे? सोना खान। सोना खान पहुंच के अपने साथ ना 500 अपने साथियों के साथ लेके 500 साथियों के साथ छिप गए थे। कहां पे? आपका सोना खान। अंग्रेजों का इंतजार, लड़ाई ना एकदम, इधर अंग्रेज इधर कौन? आपका वीर नारायण सिंह। कितने साथियों के साथ? 500 साथियों के साथ। तो 1 दिसंबर को, कब? 1 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश सेना ना पकड़ने जाएगी किसको? वीर नारायण सिंह को। 500 साथियों के साथ छिपे हुए थे ना। अब गए ना, अंग्रेज पहुंच नहीं पा रहे हैं। कब कहां बम गोला बारूद कहां छूट जाए, ऐसा हालत खराब। लेकिन वही घर का भेदी लंका आए, अपने ही लोग। वीर नारायण सिंह का चाचा था ना, कौन? माखन सिंह। कौन? माखन सिंह। गद्दारी कर देता है, बता देता है, मुखबिरी कर दे कि वीर नारायण सिंह यहां छुपे हुए हैं अपने साथियों के साथ में। तो 1 तारीख को ब्रिटिश सेना पकड़ने गई, लेकिन हालत खराब हो गया था ना, नहीं पकड़ पाए।
तो 2 तारीख को मुखबिरी हुआ, 1 तारीख को कौन, उसका चाचा वीर नारायण सिंह का गद्दारी किया, विभीषण बन गया ना। तो 1 तारीख को पकड़ने गए, नहीं पकड़ पाए, मुखबिरी हुआ 2 दिसंबर 1857। 2 दिसंबर 1857 को मुखबिरी होने के बाद पकड़ लिया गया किसको, वीर नारायण सिंह को। क्लियर है, तो ये वाले स्टेटमेंट सही है। 3 दिसंबर 1857 को रायपुर जेल में बंद किया गया, 3 दिसंबर को नहीं पकड़ा है, कब पकड़ा है, 2 दिसंबर को। और उनके बेटे वीर नारायण सिंह को उनके बेटे गोविंद सिंह के साथ क्या कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया और रायपुर के जेल में बंद कर दिया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत। और 10 दिसंबर को ना, 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। तो वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कहलाते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। 1 सही, 2 सही, 4 सही। तो 1 4 1 2 4 1 3 4 सभी सही है, तो 1 2 4 सही है, तो 1 2 4 सही। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। क्या होगा, बी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, सूबेदार केशव गोविंद ने अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सूबेदार ना, सूबेदारी व्यवस्था मराठा शासन काल में 1788 से लेके 1818 तक क्या चला, सूबा शासन। सूबा शासन का जन्मदाता कौन आपका, सूत्रधार कौन आपका, वेंको जी। तो नागपुर में बैठा है वेंको जी, यहां पर नियुक्त करके भेजेगा किसको, सूबेदार को। तो सूबेदार था कौन आपका, केशव गोविंद। तो उसने कहां के विद्रोह का दमन नहीं किया है, बोल रहे हैं ना, ओके। तो केशव गोविंद सूबेदार था, यह सबसे लंबी अवधि का सूबेदार ना, कौन, केशव गोविंद। तो सबसे लंबे समय का अवधि का सूबेदार कौन, केशव गोविंद। अब ये जब सूबेदार बन के आया तो इसके समय विद्रोह हुए, तो कहां कहां के विद्रोह का इसने दमन किया था। तो ऊपर से नक्शे के अकॉर्डिंग यदि चलोगे मैप के, तो पहले आपका सरगुजा, सरगुजा के नीचे आपका रायगढ़, रायगढ़ से नीचे जाओगे तो आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़, और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से लगा हुआ इधर क्या आपका शक्ति, क्या शक्ति। क्लियर है। तो सरगुजा, रायगढ़, सारंगगढ़ और शक्ति में विद्रोह हुआ और उन विद्रोहों का दमन किया था किसने, केशव गोविंद ने। तो ऑप्शन में देखो सरगुजा है, सारंगगढ़ है, रायगढ़ है, नहीं है क्या, खैरागढ़। तो खैरागढ़ में विद्रोह इसके समय नहीं हुआ था, तो आंसर कहां का विद्रोह का दमन नहीं किया था, तो कहां का, खैरागढ़ का। तो आंसर क्या होगा इसका, ए, खैरागढ़। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जन चेतना के संवाहकों को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए, है ना। तो 1857 की जब क्रांति हुई, भीषण युद्ध हुआ, अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी ऐसा बोलते हैं। लेकिन चूंकि विद्रोह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में हुआ, यूनिटी नहीं था ना, इसलिए विद्रोह क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। विद्रोह हुआ, उसके बाद हमारे यहां ब्रिटेन के क्राउन का शासन आया, है ना। गवर्नर जनरल के बदले वायसराय बैठेंगे, पद का नाम बस चेंज हुआ, आदमी वही था, ठीक। तो अब ब्रिटेन का क्राउन शासन करेगा, वायसराय बैठेंगे, अलग अलग नियम कानून लेकर आए। तो हमारे यहां लोगों ने बताया, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उन्होंने बताया कि अंग्रेज कैसे भारत को लूटे, कैसे हमारे यहाँ का क्या किया गया, शोषण किया गया। और इसी समय समाज में जो भी हमारे यहाँ कुप्रथाएं थी, उन सभी कुप्रथाओं पर वार किया गया, लोगों को जागरूक किया गया ना। तो उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो बढ़कर आगे आएंगे। क्लियर है। तो उन्हीं को कहा गया क्या, आपका जन चेतना के संवाहक। तो कौन कौन जन चेतना के संवाहक किस किस जिले से बिलोंग करते थे या संबंधित थे, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, जैसे यहां पे दिए जगह, इधर आपका नाम राम गोपाल तिवारी। राम गोपाल तिवारी का संबंध, तो याद रखना राम गोपाल तिवारी का संबंध कहां से, तो हमको जिस भी जिले से जो जो आपका संवाहक हुए थे उनको जिले के साथ उनका नाम को याद रखना है। राम प्रसाद देशमुख, तो इनका संबंध था किससे, दुर्ग से। किससे, दुर्ग से। बाजीराव कृदत्त, कौन, बाजीराव कृदत्त। बाजीराव कृदत्त का संबंध था किसके, धमतरी से, तो धमतरी। यति यतन लाल जैन, यति यतन लाल जैन, इनका संबंध था महासमुंद से। कहां से, महासमुंद से। तो यति यतन लाल जैन कहां पे, आपका महासमुंद। तो आंसर क्या दिख रहा है, 1 2 3 और 1 4। क्लियर है। तो आंसर 1 2 3 और 1
4। क्लियर? तो आंसर ए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, कह रहे हैं ना। ठीक, चलो एक मिनट। सही जोड़ी मिलाइए। तो एक तरफ दिख रहा है क्या आपको, जंगल सत्याग्रह, सॉरी किसान आंदोलन, दूसरे तरफ उनके लीडर कंडेल नहर सत्याग्रह। तो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था कहां पे आपका, कंडेल जिला धमतरी। कब हुआ, जुलाई से दिसंबर 1920। नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता में पंडित सुंदरलाल शर्मा भी है, नारायण राव मेघावाले और छोटे लाल श्रीवास्तव। तो कंडेल नहर सत्याग्रह में जुलाई दिसंबर 1920, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटे लाल श्रीवास्तव। तो यहां पे क्या दिख रहा है, छोटे लाल श्रीवास्तव। तो इसका क्या होगा आपका 4। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन। तो डोंडी लोहारा का जो किसान आंदोलन हुआ था वह आपका 1936 से 37, फिर वो और ज्यादा प्रसार हुआ आंदोलन का, तो फिर 37 से 39 तक चला। तो 1936 से 37, फिर उसके बाद 37 से 39। तो इसका नेतृत्वकर्ता में याद रखना नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। कौन, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। सरयू प्रसाद अग्रवाल। कौन, सरयू प्रसाद अग्रवाल। वली मोहम्मद। कौन, वली मोहम्मद। रत्नाकर झा। कौन, रत्नाकर झा। वासुदेव देशमुख। कौन, वासुदेव देशमुख। के 5 लोगों का नाम याद रखोगे, 5 में कौन दिख रहा है आपका, रत्नाकर झा। कौन दिख रहा है, रत्नाकर झा। तो आंसर इसका क्या होगा 3। ओके, छुई खदान का लगान बंदी आंदोलन। तो छुई खदान का लगान बंदी आंदोलन ये 1939 में हुआ, 1939 में। इसके जो लीडर थे वो थे आपका राम नारायण मिश्र। कौन, राम नारायण मिश्र, जिन्हें हरसुल के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से, हरसुल के नाम से। तो इसका क्या होगा आपका 2। शक्ति का किसान आंदोलन ये आपका 1947 में हुआ, आजादी के बाद का, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद का ये पहला क्या था आपका, किसान आंदोलन था। कौन, शक्ति का किसान आंदोलन 1947। इस समय शक्ति का जो राजा था वो था आपका लीलाधर सिंह, और आंदोलन को करने वाले कौन थे आपका, ठाकुर प्यारेलाल। तो इसका क्या होगा 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो आंसर क्या होगा इसका सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के पहले चरण ना 1930 से 31, ठीक। पहले चरण के दौरान रायपुर से नमक कानून तोड़ने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोगी कौन नहीं है? ओके, नहीं है बोल रहे हैं ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण 1930 से 31, ठीक। नमक कानून तोड़े तो कहां कहां नमक कानून तोड़ा गया? तो एक तोड़ा गया आपका रायपुर में, एक आपका कहां पे धमतरी में, और एक आपका कहां पे मुंगेली। तो रायपुर से नमक कानून तोड़ा था किन्होंने? पंडित रविशंकर शुक्ल ने, 8 अप्रैल 1930 को। कब? 8 अप्रैल 1930 को। क्लियर? तो सहयोगी में कौन कौन थे? तो सहयोगी में गयाचरण त्रिवेदी थे, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र थे, सेठ गोविंद दास थे, और एक नाम याद रखना, महंत लक्ष्मी नारायण दास। महंत लक्ष्मी नारायण दास, न कि कौन? गजाधर साव। क्लियर है? गजाधर साव, गजाधर साव ये आपका मुंगेली में, मुंगेली से नमक कानून तोड़ा था किसने? राम गोपाल तिवारी ने। राम गोपाल तिवारी प्लस कालीचरण शुक्ल, और उन्हीं के सहयोगी में कौन आपका? गजाधर साव। कौन? गजाधर साव, गजाधर साव। क्लियर है? ओके, चलो याद रहेगा यहां तक। तो इसमें आंसर क्या होगा? गजाधर साव। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में वानर सेना का गठन करने वाले बालक बलीराम आजाद
की उम्र उस समय कितनी थी? तो वानर सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ, एक पहले चरण में और एक दूसरे चरण में। तो वानर सेना का गठन पहले चरण में 1930 में, दूसरे चरण में 1932 में। 1930 में पहले चरण के दौरान वानर सेना, अरे वो चिट्ठी पत्री ले जाने के लिए ना लड़का लोग को पकड़े थे, समझ में आ रहा है कि लड़का लोगों का ग्रुप बना था, जाओ क्या करो, काम करो। तो चिट्ठी पत्री ऐसे मुखबिरी, ठीक, इधर उधर का काम करने के लिए जाओ, सहयोग करो। तो बिलासपुर 1930, 1932 में रायपुर। तो यहां पे 1930 में बिलासपुर में वानर सेना का गठन वासुदेव देवरस के द्वारा, और 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन बालक बलिराम आजाद। ओके, तो जिस समय इन्होंने गठन किया उस समय इनकी उम्र थी 14 वर्ष। अब चूंकि 14 वर्ष के थे इसलिए इनके सहयोगी में थे रामाधर नाइक। कौन? रामाधर नाइक। और आपका भगवती चरण शुक्ल। कौन? भगवती चरण शुक्ल। चूंकि 14 वर्ष के थे इसलिए यहां के वानर सेना का संचालन किसने किया? तो यति यतन लाल जैन ने। यति यतन लाल जैन। 14 वर्ष। कितना? 14 वर्ष। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहे हैं ना? 22 नवंबर 1933 को गांधी जी का आमापारा में रायपुर के भीड़ ने स्वागत किया। 22 नवंबर 1933 सविनय अवज्ञा का आंदोलन का दूसरा चरण जो कि अछूतो उद्धार के लिए बेस्ड था, है ना, अछूतो उद्धार पर आधारित था। तो गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आते हैं। तो 22 से 28 नवंबर 1933 को गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन अछूतो उद्धार के लिए आए थे। ओके, तो जब आए तो उनको पता चला कि पंडित सुंदरलाल शर्मा पहले ही 1925 में अछूतो उद्धार कार्यक्रम चला चुके रहते हैं, तो इसलिए गांधी जी ने उन्हें अपना गुरु कहा। किनको? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ओके, तो वो कब आया आपका? 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में रहे 1933 को। तो 22 नवंबर को जब आए तो दुर्ग हम पहुंचे। कब? कहां पहुंचे? दुर्ग से जब उनको लेके आए ना तो लाने वाले ड्राइवर का नाम था हजारीलाल जैन। क्या नाम था? हजारीलाल जैन। दुर्ग से पहुंचे कहां? रायपुर। तो रायपुर पहुंचे कहां? आपका आमापारा। तो आमापारा की भीड़ ने उनका स्वागत किया। तो डेट क्या था आपका? 22 नवंबर 1933। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। अब वहां रायपुर में ठहरे तो किसके यहां ठहरे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के यहां ठहरे उसी दिन। कहां पे? तो रायपुर में। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। उसके बाद बोल रहे 24 नवंबर 1933 को गांधी जी विक्टोरिया गार्डन गए और वहां खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। चूंकि 22 तारीख का डेट का घटना है ना, 23 तारीख को रायपुर गए। कहां गए? रायपुर गए। रायपुर में आपका विक्टोरिया गार्डन, ठीक है, मोती बाग, वहां पर खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किए। तो यह डेट 24 नवंबर नहीं, यह डेट आपका 23 नवंबर होगा। क्या होगा? 23 नवंबर। तो यह स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। क्लियर है? 24 तारीख को, ठीक है ना, 24 नवंबर 1933 को गांधी जी रायपुर में ही ना, रायपुर में लॉरी या सप्रे स्कूल में गए, वहां उद्घाटन किए। ठीक है, कब? 24 तारीख को। उसके बाद उसी दिन ना 24 तारीख को राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल स्मिथ पियर्स ने उनको भाषण देने के लिए बुलाया। 24 तारीख को। 24 तारीख को ही रायपुर में ना पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जो हरिजन आश्रम बनाया गया था उसके निरीक्षण के लिए गए। 24 तारीख को ही महदहा पारा में, रायपुर में ही, क्लियर है, हरिजन सभा को संबोधित किए। क्लियर? और रायपुर के ही पुरानी बस्ती में हरिजन मंदिर में ना, ठीक है, सॉरी, हरिजनों को लेकर पुरानी बस्ती के मंदिर में प्रवेश किए। कब की घटना? 24 तारीख को। क्लियर? उसके बाद 25 को धमतरी गए। कहां गए? धमतरी। धमतरी के मकई बंद चौक में क्या दिए? वो भाषण दिए। तो 25 नवंबर 1933 को धमतरी के मकई बंद चौक में क्या किए? भाषण दिए। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? सही होगा। क्लियर है? मकई बंद चौक में भाषण दिए। उसके बाद आपका छोटेलाल श्रीवास्तव। कौन? छोटेलाल श्रीवास्तव। छोटेलाल श्रीवास्तव के यहां रुक के ना गांधी जी क्या किए? लोगों को, यानी महिलाओं को संबोधित किए। क्लियर है?
उसके बाद याद रखना वो 25 तारीख को ही बिलासपुर में, बिलासपुर जब पहुंचे, कहां पहुंचे, चकरभाठा में। लेने कौन गए आपका, तो बैरिस्टर छेदीलाल। क्लियर है। और उसी दिन दोपहर को वो कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहां रुके और भोजन किए, कौन, गांधी जी। और 28 तारीख को रवाना हो जाते हैं, कहां से आपका, छत्तीसगढ़ से। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, उराव बगावत कब हुआ। ठीक है, तो उराव बगावत हुआ था ये आपका 1918 में। कहां हुआ था, तो सरगुजा अंचल में, सरगुजा रियासत में। उस समय सरगुजा रियासत का राजा था रामानुज शरण सिंहदेव, शरण सिंहदेव। दमन करता, कारण क्या था, ब्रिटिश शासन की नीतियों का इन लोग क्या किए, है ना, विरोध किए। दूसरा कारण कि विद्रोहियों को भड़काया गया, किसके द्वारा, तो जर्मन मिशनरियों के द्वारा। तीसरा कारण कि गौड़ राजाओं या नेताओं की क्या करना, उपेक्षा करना। तो ये 3 कारण प्रमुख कारण माने गए किसके, उराव बगावत के। क्लियर है। कहां हुआ, सरगुजा रियासत में। उस समय राजा कौन था, रामानुज शरण सिंहदेव। दमन करता सप्रेशन में कौन आपका, नेल्सन, कौन, नेल्सन। तो ये आपका क्या है, उराव बगावत। क्लियर है। इसके बाद अगला वीडियो राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा, एक वीडियो और लेकर आऊंगा मैं आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास से। उसके बाद 2 वीडियो आपका छत्तीसगढ़ के भूगोल का होगा, एमसीक्यू का। 2 वीडियो मैं लूंगा किससे, छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर से। और एक वीडियो पूरा रहेगा किसका, तो जनजाति का। क्लियर है। चलिए, थैंक यू।